नमस्कार, सनराइज न्यूज में स्वागत है आपका। लगातार हम पांचों चुनावी राज्यों का एग्जिट पोल हमने आपको दिया। पांचों चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल में आज बात गोवा के एग्जिट पोल की होगी। गोवा का 40 सीटों पर लड़ा गया वहां चुनाव, जिसमें 21 का एक जादुई आंकड़ा होता है, बहुमत का आंकड़ा होता है। पिछले बार की विधानसभा चुनावों की बात करें 2017 में, तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 17 सीटें ली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमएजी ने 3 सीटें ली थी। हालांकि 2019 में इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी 3 सीटें वहां से निकाली थी, निर्दलीय 3 सीटें निकली और एनसीपी की 1 सीट गोवा के अंदर निकली थी। गोवा में कई सारे अहम मुद्दे रहते हैं और उसी के साथ गोवा में जो तमाम जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है और उसी के साथ गोवा के अंदर पार्टी चुनाव में वोट लेने के बाद, चुनाव के नतीजों के बाद भी वहां सरकारों में आपस में विलय, गठबंधन, जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। इस बार का चुनाव तो गोवा में और भी अहम हो गया जब आम आदमी पार्टी और शिवसेना दोनों ने अपनी ताकत ठोक दी और उसी के साथ इस बार ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई और तृणमूल कांग्रेस भी इस बार पूरी जोर शोर से गोवा में चुनाव लड़ रही थी। अब यह देखना अहम हो गया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली का चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी को भरोसा हुआ और उसी के साथ वो आगे बढ़ी और उसने सोचा कि अब ऐसे छोटे छोटे राज्यों में पैर पसारे जाएं जहां से जीत का अनुमान हो। वहीं जब 2021 में ममता बनर्जी ने बंगाल का चुनाव जीता और बंगाल चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि पैर पसारा जाए और वो गोवा और उत्तर प्रदेश में अपनी हलचलें बढ़ा रही थी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हलचल बढ़ी और गोवा में भी वो पहुंची और गोवा में तृणमूल कांग्रेस पूरी जोर तोड़ से चुनाव लड़ रही थी। अब आम आदमी पार्टी, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के पहुंचने से जो पिछला गणित होता था वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का, वो इस बार गड़बड़ाया है। गोवा के एग्जिट पोल से पहले वहां के मुद्दों की बात कर लें तो मुद्दे गोवा में बहुत अलग रहते हैं। गोवा के मुद्दे आम चुनावी राज्यों की तरह मुद्दे नहीं होते हैं। छोटा राज्य है, 40 सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाता है, 21 के बहुमत का आंकड़ा होता है। गोवा का सबसे पहला मुद्दा है कि वहां पर चेहरे बदलते हैं। चेहरे बदलने की वजह यह है कि गोवा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं या जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो अधिकतर लोग एक दूसरी पार्टी से आए हुए लोग होते हैं। दल बदलते रहते हैं। दल बदलने से जनता के बीच का जो विश्वास होता है वो उन पर नहीं रह पाता है और यही एक बड़ा कारण है गोवा के अंदर का कि वहां की क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं। एक बात और है गोवा के अंदर की, ये बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि तमाम राज्यों में होता है कि किंग मेकर कौन है, किंग कौन बनेगा, और किंग मेकर की एक अहम भूमिका रहती है वहां के चुनावी राज्य में शख्स को गद्दी तक पहुंचाने में, पार्टी को जीत हासिल कराने में। लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर किंग मेकर तो कई हैं लेकिन किंग कोई नहीं है। किंग के चेहरे की कमी हमेशा खलती रहती है। गोवा में पर्रिकर के एक बड़ा चेहरा मनोहर पर्रिकर माने जाते थे। मनोहर पर्रिकर का 2019 में जब निधन हुआ उसके बाद से भाजपा अलग थलग बन गई और गोवा के अंदर 2 भाजपाओं का जिक्र होने लगा, नई भाजपा और पर्रिकर की भाजपा। पर्रिकर की भाजपा बहुत अलग थी। ये बात सच है कि पर्रिकर की भाजपा, अगर भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर चुनाव जीतती थी तो वो अपने मुद्दों पर नहीं जीतती थी, अपनी विचारधारा पर नहीं जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर सिर्फ पर्रिकर की वजह से जीतती थी, या यूं कहें कि सिर्फ मनोहर पर्रिकर चुनाव जीतते थे। भाजपा का चूंकि टैग लगा था उनके साथ, तो जीत भाजपा की कही जाती थी। अब गोवा के अंदर पर्रिकर के बगैर की भाजपा हो गई है, बिना पर्रिकर के भाजपा अलग थलग पड़ रही है। प्रमोद सावंत को चेहरा वहां पर बनाया गया है। प्रमोद सावंत चूंकि मुख्यमंत्री और उसी के साथ प्रमोद सावंत कई सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वहां के कई सारे जो पर्रिकर के मुद्दों को लेकर थे और उसी के साथ नई भाजपा के मुद्दों की भी बात वो कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को वहां एक अहम जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि भाजपा के पास चेहरों की कमी है। कांग्रेस इस बात में बहुत अच्छा गेम खेलती है गोवा के अंदर क्योंकि कांग्रेस के पास कई पुराने चेहरे अभी भी हैं और उन चेहरों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन भाजपा के पास चेहरों की कमी है, इसीलिए गोवा के अंदर बार बार यही बात कही जाती है कि किंग मेकर तो कई हैं लेकिन किंग की वहां कमी हमेशा रहती है। गोवा के अंदर इस बार एक अहम बात यह भी रही कि मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर भी इस बार भाजपा से अलग हो गए। उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब बाद में यह बात सामने आई, देवेंद्र फडणवीस और प्रमोद सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उत्पल की इस नाराजगी को जाहिर करते हुए बताया कि उत्पल को हम 2 से 3 सीटें ऑफर कर रहे थे लेकिन उत्पल ने यह बात नहीं मानी। जब उत्पल से इस बारे में बात की गई तो उत्पल ने कहा कि हमें वो सीट नहीं दे रहे थे जहां से पिताजी चुनाव लड़ते थे, पणजी सीट हमें चाहिए थी।
पणजी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बाबुश को मैदान पर उतारा है और उत्पल पर्रिकर का यह दावा है कि मैं सिर्फ बाबुश को हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बना हूं, उनको चुनाव। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत भी जाता हूं तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भी पार्टी के साथ गठबंधन या किसी भी पार्टी में अपना विलय नहीं करूंगा। एक तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह भी वहां रहता है कि बाहरी दल की भूमिका ने इस बार गणित गड़बड़ाया है। बाहरी दलों की भूमिका में आप शिवसेना की बात करिए, आम आदमी पार्टी की बात करिए, तृणमूल कांग्रेस की बात करिए, तो ये बाहरी दल आकर के अगर एक एक सीट पर भी इन्होंने अपना हाथ आजमा लिया तो वो गणित बिगड़ेगा जो पार्टियां क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके बनाती हैं। इसी तहत चौथा एक बड़ा मुद्दा है वहां पर जाति और धर्म का। आज तक के गोवा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां चुनाव जाति और धर्म के मुद्दों पर लड़ा जाए। मनोहर पर्रिकर की गोवा में एक अच्छी पकड़ थी, ईसाई और कैथोलिक धर्म के बीच उनकी पकड़ थी, हिंदुओं के बीच पकड़ थी। एक हिंदू चेहरा होकर भी मनोहर पर्रिकर ईसाई और अलग अलग कम्युनिटीज के साथ एक अच्छा तालमेल बनाते थे। यानी यूं कहें कि गोवा के अंदर मुद्दों पर ही चुनाव हमेशा से लड़ा जाता था। लेकिन प्रमोद सावंत ने यानी नई भाजपा ने इस बार अपनी विचारधारा के पैर पसारने गोवा के अंदर भी शुरू कर दिए थे। प्रमोद सावंत ने इस बार मंच पर खड़े होकर के एक बयान दिया कि पुर्तगालीन काल में ध्वस्त किए गए मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार कराया जाएगा, फिर से उनको बनाया जाएगा। यानी वहां के जो हिंदुओं को साधने की कोशिश करी उन्होंने, लगभग वहां पर 30 से 40% हिंदू गोवा के अंदर रहता है, उसको साधने की कोशिश प्रमोद सावंत ने करी। हिंदुओं की जब बात करी जाए तो हिंदुओं में एक जाति है भंडारी जाति, लगभग 30% जाति पूरे गोवा के अंदर है। लेकिन इस जाति से आज तक गोवा को एक भी सीएम नहीं बना, एक भी मुख्यमंत्री नहीं मिला, एक भी बड़ा चेहरा नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मनोहर पर्रिकर हमेशा से उसको संभालते हुए, उसमें सामंजस्य और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन इस बार इस चीज की नदारत दिखी मनोहर पर्रिकर के जाने से। भाजपा ने भी मनोहर पर्रिकर को कभी वो सम्मान नहीं दिया। मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन आम चुनावों को देखते हुए, विधानसभा के चुनावों को देखते हुए मनोहर पर्रिकर से रक्षा मंत्रालय का वो पद लिया गया और उसके बाद फिर उनको गोवा में वापस भेजा गया। तो उस वक्त भी बड़ी किरकिरी भाजपा की हुई थी। जिस तरह से नई भाजपा और पर्रिकर की भाजपा का जिक्र किया जाता था, खबरें तब ये भी आई थी कि पर्रिकर भाजपा को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो पर्रिकर ने साफ तौर पर जाहिर किया था कि भाजपा वो कभी नहीं छोड़ेंगे, भाजपा से उनकी पहचान है, जबकि जाहिर तौर पर गोवा की पहचान मनोहर पर्रिकर से की जाती थी। पांचवा और एक सबसे बड़ा मुद्दा गोवा के अंदर माइनिंग का मुद्दा है। गोवा के माइनिंग का मुद्दा जब 2019 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था गोवा के अंदर, अब इससे जो माइनिंग का व्यापार, जो इस धंधे में शामिल थे, उनके ट्रकों में जंग लग गई है। अब जंग लगने का एक बड़ा कारण यह रहा कि माइनिंग बहुत 2 नंबर की तरीके से, फर्जी और धांधली तरीके से होती थी और अरबों खरबों का व्यापार वहां से सिर्फ माइनिंग से निकलता था, जिसका टैक्सेशन नहीं हो पाता था और वो एक बड़ा मुद्दा था जो उसके रिवेन्यू में शामिल नहीं हो पाता था। तो गोवा को एक सबसे बड़ी समस्या वहां से रिवेन्यू जनरेशन की माइनिंग से आती थी कि अगर 1 नंबर में माइनिंग होती है वहां पर तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो रिवेन्यू जनरेट करेगा गोवा, वो फायदेमंद होगा। एक और बात है कि गोवा में पहाड़ों के नीचे बहुत भारी मात्रा में आयरन, कई टन किलो आयरन पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। उस आयरन की अगर माइनिंग ठीक से हो जाए गोवा के अंदर तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा गोवा के साथ साथ पूरे देश को मिलेगा। एक छठा मुद्दा जो इस बार बहुत अहम रहा और वो छठा मुद्दा जो पार्टियों के बीच की तनातनी भी बढ़ाई, उनके जंग भी बढ़ाई, वो जंग ये थी कि गोवा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गिरीश चोडनोकर ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। आरोप वो एक सीडी लेकर के आए और उसी के साथ तमाम तरह के सबूत लेकर के आए कैबिनेट मंत्री मिलिंद नायक के खिलाफ। गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मिलिंद नायक, भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री थे। उनके ऊपर सेक्स स्कैंडल का एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। बिहार की एक महिला के साथ ये सेक्स स्कैंडल की सीडीज थी, उनकी फोटो वीडियो कई सारे तमाम सबूतों के साथ वो गए और वहां पर उन्होंने मंच से खड़े होकर की बातें कही। फिर उस महिला ने भी पुलिस को जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई, वो सीडीज दी और उसके साथ तमाम तरह के सबूत पेश किए। मामला चल रहा था, कैबिनेट मंत्री मिलिंद नायक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि इस बार फिर से मोरमुगाव से उनको प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी 2 बार मोरमुगाव से विधायक भी रह चुके हैं मिलिंद नायक, इस बार फिर प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे की जड़ से इसको पकड़ा और बार बार पूरे गोवा में यह मुद्दा बनता रहा। सेक्स स्कैंडल का मुद्दा गोवा में बहुत तेजी से चला। अब इसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी इसके नफा को कहां तक ले जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम एग्जिट पोल की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 10 से 16 सीटें गोवा के अंदर मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 12 से 18 सीटें गोवा के अंदर मिलेंगी। यानी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत हद तक वहां पर असर करता दिख रहा है गोवा के अंदर।
आम आदमी पार्टी, जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में वजूद नहीं था, उतनी जरूर थी लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी, इस बार उसने वहां पर कोर टीम बना करके कई सारे अहम लोगों को शामिल करके आम आदमी पार्टी ने इस बार वहां कोशिश की है। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 से 3 सीटें तक जाने का अनुमान गोवा के अंदर लग रहा है। वहीं अन्य दलों की बात करें, जिसमें हमने कई सारे गोमांतक, जिसका विलय हो चुका था महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का, वो भाजपा के साथ है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, निर्दलीय और एनसीपी, हमने सबको अन्य के दल में रखा है और इनकी लगभग 2 से 7 सीटें तक गोवा के अंदर निकल सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो एग्जिट पोल हमारा निकल के आया। लेकिन सरकार बनाने की बाद, नतीजों के बाद भी, चूंकि गोवा और पिछले जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, गोवा और मणिपुर में, तो इनमें हमेशा सरकार ज्यादा सीट पाने वाले की भी सरकार नहीं बनती है और बहुत कम सीट पाने वाला सरकार बना ले जाता है। तो ये इन राज्यों का इतिहास रहा है। इसलिए कई बार एग्जिट पोल इन राज्यों के लिए पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तो इन एग्जिट पोल का जो हमारा अनुमान था, वो 10 मार्च के नतीजे के बाद, जब नतीजा पूरी तरह से चुनाव आयोग पेश करेगा और उसके बाद जब जोड़ तोड़ की राजनीति होगी गोवा के अंदर, तो कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन में जाएगी, किसका किस पे विलय होगा और कौन सी जोड़ तोड़ की राजनीति जनता को पसंद आएगी या नेता करेंगे। हालांकि जनता हमेशा से अगर कम वोट देती है तो जाहिर तौर से जनता की वो पार्टी पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस पार्टी को जगह मिल जाती है और सरकार बना ली जाती है। तो ये एक अहम है। बाकी चुनावी राज्यों की कवरेज हम लगातार आपको दे रहे हैं। सभी राज्यों के एग्जिट पोल हमने आपको पेश किए। आप हमारी वेबसाइट और उसी के साथ आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जाकर के उन सभी एग्जिट पोल्स को देख सकते हैं।